First off, the insane true story of the Nagasadas, the textbook didn't teach you. Kumbh Mela 2025. This is a celebration that, like in Punjab recently, right? Like Monday. It's the 16th of the recording this. भारत में महाकुंभ मेला चल रहा है. This is insane. The amount of people that go to this. Think about how dirty that water is. Good backflip. The Guardians of Hinduism. सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग है ये, जिसमें सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से हिंदूज आकर हिस्सा ले रहे हैं. I come here, I practice yoga in Brazil, my This goes to the 10th of March. country, and I come here to look for moksha. इस मेले की एक स्पेशलिटी ये है कि इस मेले में अक्सर हमें देखने को मिलते हैं भारत के लेजेंडरी नागा साधुस. I love that India has the trident. I just think that the trident is such a cool weapon, and knowing a little bit about where it's from, I just think it's so cool that like people walk around with a trident, and it's obviously a symbol of just power. I think that is so cool. Are we doing like witchcraft? What in the gypsy curses are we doing here? Bro, I've seen this in Naruto. Who got caught? Who got caught? This is how Asuma dies. I've seen this in Naruto. I don't want no gypsy curses. नागा साधुस के बारे में अक्सर लोगों का परसेप्शन बहुत लिमिटेड रहा है कि भाई ये कपड़े नहीं पहनते, चिता की राख लगाते हैं, सारा समय अपना ईश्वर की ध्यान में लगाते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि ये नागा साधुस एक्चुअली कितने लेजेंडरी हैं हमारी हिस्ट्री में? क्या आपको पता है कि थ्रू द सेंचुरीज इन साधुओं ने हमारे धर्म और कल्चर की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं? So this is the AI version of what they look like. इन नागा साधुओं को भारत I don't know. I think AI is kind of giving them some shoulders. के धर्म का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है. और आज मैं आपको बताता हूँ भारत के नागा साधुस की वो अनटोल्ड स्टोरी जो आपको ना कभी मीडिया ना कभी आपके हिस्ट्री टेक्स्ट बुक सिखाएंगे. तो आइए. No, this is fascinating because I know that there's some people out in India who like make vows to like never sit again, and you see these sages and monks who just will never sit again. They just stand. ये जानते हैं Bro, they smoke hella weed too, by the way. Well, then I guess I should honor them, huh? नागा साधुस के बारे में द शील्ड ऑफ धर्म. The Shield of Dharma. That's kind of a cool name. शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है. मैं हूँ सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम. शायद आपने नोटिस किया होगा कि जब से कुंभ मेला शुरू हुआ है, जब से नागा साधुओं ने कुंभ मेले में शामिल There's a होना शुरू sadhu किया who है, lifted तब his से hand for कुछ 13 लोगों years. पे So you're calling them sadhus. I would call them sages. So that's the correct name for them, is the sadhus. And I did hear about this guy who just held his arm up for 13 years and never once put it down. That's kind of crazy. तंज कैसे जा रहे हैं. चाहे कांग्रेस के स्पोक्स You पर्सन never think he went to like to the bathroom one time and just kind of like just let his arm go down? Whoa! हो, राजस्थान महिला कांग्रेस सेक्रेटरी हो, आम Homie just letting his whole snake hang loose. आदमी पार्टी के संजय सिंह हो और Bro, we're just running free willy going wild? बच्ची कुची जो कसर थी वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन Instead of American pie, this is Indian pie. This is Indian gone wild? जीवीज और आंदोलन जीवियों ने पूरी कर दी. बड़ी कोशिश की जा रही है नागा साधुओं को अटैक करने I don't get why they're naked though. Yeah, की, उनको मीम मटेरियल बनाने की. तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर नागा साधुओं को स्पेसिफिकली क्यों टारगेट किया जा रहा है. मैं आपको बताता हूँ. देखिए, जिन्हें हिंदू धर्म से प्रॉब्लम होगी उन्हें ऐसी सभी चीजों से प्रॉब्लम होगी जो हिंदू धर्म को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. देखिए, गब्बर को अगर गांव लूटना है, इसीलिए तो गब्बर को वीरू और जय और ठाकुर से प्रॉब्लम है, क्योंकि गब्बर और गांव के बीच में यही तीन तो खड़े हैं. देखिए, नागा साधुस को भी इसलिए अटैक किया जाता है क्योंकि नागा साधुस का ओरिजिन हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए किया गया था. नागा साधुस को एक तरह से सनातन धर्म की रिजर्व फोर्स भी माना जाता है. इनको प्रोटो सिख समझ लीजिए आप. जिस तरह से सिख ऑर्डर का गठन किया गया था धर्म की रक्षा करने के लिए, उसी तरह से नागा साधुस का भी गठन किया गया था. आदि शंकराचार्य के समय पर जब इंडिया में इस्लामिक इन्वेजन शुरू हो गए थे, इस कठिन समय में आदि शंकराचार्य ने रियलाइज किया कि अगर हिंदू धर्म और संस्कृति को इस्लामिक इन्वेडर्स से बचाना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, तो हिंदुओं को शास्त्र ही नहीं बल्कि शस्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए. धर्म के ज्ञान के साथ साथ धर्म के लिए लड़ना भी आना चाहिए. इसीलिए उन्होंने देखा कि धर्म के लिए लड़ने वाले योद्धाओं की जरूरत है. इसलिए आदि शंकराचार्य ने
दशनामी सन्यासी ऑर्डर की स्थापना की, जो न सिर्फ केवल धर्म का पालन So these guys became like the Indian warrior, the Hindu warriors, I should say, for this religion, understanding it, practicing it, trying to embody it the best that they can. करेंगे, बल्कि हिंदू सभ्यता और भारत की असली पहचान की रक्षा भी करेंगे। नागा साधु इसी परंपरा का हिस्सा है। नागा साधुओं को प्रॉपर इसीलिए शस्त्र ट्रेनिंग मिलती है और इनको अलग अलग अखाड़ास में अल्टीमेटली फिर डिवाइड किया गया रेजिमेंट्स की तरह, जैसे महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, जूना अखाड़ा, अवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, बड़ा उदासीन पंचायती अखाड़ा, नया उदासीन अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा, नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा। इन सारे अखाड़ों में नागास को ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। नागा साधु बनने के लिए अक्सर 12 साल का संकल्प लेना पड़ता है। वहां आपको तलवार, भाला और त्रिशूल When you said it was difficult to become one of these, you were not kidding. 12 years? का इस्तेमाल सिखाया जाता है। Yo, these guys are insane. These are like real swords. That's metal clashing on metal. नागा साधुस की ट्रेनिंग काफी इंटेंस होती है और उसमें कई मार्शल आर्ट्स के डिसिप्लिन्स भी शामिल होते हैं, जैसे कि रेसलिंग, खड्ग विद्या, तलवार चलाने की कला जिसमें तलवार को खींचना और प्रिसिजन कटिंग का इस्तेमाल शामिल होता है, गदा युद्ध, मेस फाइटिंग टेक्निक्स, जो ज्यादा ताकतवर और बल्कि साधु होते हैं उनके लिए ये आर्ट परफेक्ट माना जाता है। आज भी कई नागा साधुस इन ट्रेडिशंस का पालन करते हैं। कुंभ मेला जैसे रिलीजियस इवेंट्स पे मॉक जाउस्ट्स और वेपन डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए जाते हैं। नागा साधुस अपनी वॉरियर स्पिरिट को अपने एस्थेटिक प्रैक्टिसेस के साथ बैलेंस करते हैं। उनकी I'm very happy to watch something like this. I love learning about warriors from like past civilizations. I love learning about the samurais and reading the Book of Five Rings. Learning about these warriors, the Hindu, that's fascinating. ट्रेनिंग एक्चुअली उनकी आइडेंटिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये स्पिरिचुअल डिसिप्लिन और फिजिकल स्ट्रेंथ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो उनके हिस्टोरिकल रोल को रिफ्लेक्ट करता है एज एस्थेटिक वॉरियर्स जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी खड़े रहते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ नागास की वो कहानी जो टेक्स्ट बुक्स में आपको नहीं दिखाई देती, कि कैसे उन्होंने थ्रू द सेंचुरीज भारत के और भारत के धर्म की रक्षा की है। 11वीं सेंचुरी के बाद देखिए भारत के कई हिस्सों पर इस्लामिक इन्वेडर्स शुरू हो गए थे। महमूद और गजनी से लेके दूसरे इन्वेडर्स ने हिंदू मंदिरों को अटैक किया, उनको लूटा, उनको तोड़ा। एक मिडिवल हिस्टोरियन फरिश्ता ने लिखा है कि नागा साधुस ने इस्लामिक इन्वेडर्स की आर्मी के खिलाफ अपनी एक छोटी सी टोली बनाकर भिड़ा दी थी। उन्होंने गिरिल्ला टैक्टिक्स और हिट एंड रन टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके इन्वेडर्स को खदेड़ा और अपने एरिया के मंदिरों को बचाया। 1024 एडी में महमूद ऑफ गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटने का इरादा किया और वहां पे भी नागा साधु की एक छोटी सी टोली ने गजनी की विशाल सेना के खिलाफ अपने आप को भिड़ा दिया। और इस छोटी सी टोली ने इतनी बड़ी आर्मी को काफी लंबे समय तक रोक के रखा था। हालांकि अल्टीमेटली गजनी की जो आर्मी थी उसका साइज बहुत बड़ा था एंड दे वर एबल टू ओवरवेल्म द नागा साधु आर्मी। इसके बाद भी नागा साधुओं के कई इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं इस्लामिक इन्वेजन को रेजिस्ट करने के। बाबा You know, Armo, when you said you heard about a Nagasada who was 150 years old and was meditating in the Himalayas with no clothes and -degrees Celsius. So probably learned like breathing techniques and practiced the breathing techniques for like years and years and years. And there's a quote by a monk. I forget what his background is, but I want to say it was like a Buddhist monk. But you know, this one guy came to him and said, you know, I have practiced for 10 years and I can levitate. Now I can walk on water. And he said, and the Buddha said, or the monk said, but the ferry is only a nickel, meaning that you can get across the water with a nickel, and during that 10-year time, you could have been practicing other things. For the guy who's out there breathing out and or like trying to get his jujutsu and like build up his chakra and like do some crazy to try to stay warm, it's like, bro, you could have, for 100 rupees, you can get clothes that keep you warm. And during that other time, you could focus on improving other aspects of your life. बालानंद के नेतृत्व में नागा साधुओं की एक टोली ने तो शहाबुद्दीन घोरी के खिलाफ दूसरी तरह इनकी लड़ाई भी लड़ी। जब महाराणा प्रताप मेवाड़ में अकबर के मुगल फोर्स का सामना कर रहे थे तब कई नागा साधुओं ने उनका साथ दिया था। ये युद्ध राजस्थान के चपली तालाब और रनकड़ा घाट के बीच किया गया था, जिसमें मुगल सेना को नागा साधुओं की मदद से बहुत बुरी तरह हराया गया था। आज भी वहाँ उन सन्यासियों की समाधियां हैं जिन्होंने अपनी जान देकर महाराणा प्रताप और हिंदू धर्म की मदद की थी। इतना ही नहीं, जब 17वीं सेंचुरी में औरंगजेब हिंदुओं के खिलाफ आए दिन नए नए अत्याचार इजाद कर रहा था, तभी नागा साधुस ने औरंगजेब की बहुत साहस से विरोध किया था। 1664 में जब औरंगजेब के That's a big boy right there. Look at that belly. You rub that belly, you get good luck, huh? मिर्जा Oh shit, that's Buddhism. तुरंग ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया, तब भी हजारों नागा Sorry. साधुओं ने उसकी सेना का सामना किया, उसकी आर्मी को खदेड़ भगाया और उस समय काशी विश्वनाथ मंदिर को प्रोटेक्ट किया। और Still, I bet that's a good belly to rub.
इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा औरंगजेब की आर्मी को कि 1669 तक 5 साल तक दोबारा हमला नहीं किया गया काशी विश्वनाथ मंदिर पर। इस घटना का जिक्र जेम्स जी लॉकनफेल की किताब में द इलस्ट्रेटेड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म वॉल्यूम 1 में किया गया है। 1666 में औरंगजेब की सेना ने लोकेशन चेंज किया और हरिद्वार कुंभ पर हमला करने की कोशिश की। तब भी वहां पर लोकल्स ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाया औरंगजेब की आर्मी के खिलाफ, जिसमें कई नागा साधुस भी इन्वॉल्व थे और उन्होंने वहां से भी औरंगजेब की सेना को खदेड़ भगाया। मथुरा में भी जब औरंगजेब का अटैक हुआ, जब वहां पर मंदिर तोड़े जा रहे थे, जब वहां पर हिंदुओं को जबरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा था, तब नागा साधुओं ने अपनी धर्म की रक्षा के लिए वहां पर भी हथियार उठाए। वहां पर भी नागा साधुओं ने औरंगजेब की आर्मी जो अब्दुल नबी खान के अंदर थी उसको बहुत तगड़ी टक्कर दी। और जगह जगह पर जहां जहां पर औरंगजेब एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा था या हिंदुओं पर मंदिरों पर अटैक करने की कोशिश। Not surprised to see people from Afghanistan go out and try to suppress and have people forcibly convert to the religion and their way of life. Not surprised. कर रहा था वहां पर उसे नागा साधुओं से बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा था और इतना परेशान हो चुका था औरंगजेब कि अल्टीमेटली उसने बाकायदा एक फरमान जारी किया कि भाई आज से किसी भी नागा साधु को हथियार रखने का अधिकार नहीं है। इसके बाद 1751 में अफगानिस्तान से एक लुटेरा आता है अहमद अली बंगश। उसने भी हिंदुओं को मारने के लिए प्रयागराज कुंभ पर हमला किया था और तब ऑलमोस्ट 50,000 नागा साधु एकजुट हो जाते हैं और अपनी पूरी ताकत से इन अफगानों पर टूट पड़ते हैं और since 1666 and before that, since the inception of this kind of following this religion, I would like to think that religion is like the opioid for your community and just kind of settles the pain and the tension in the community. But it seems like with Islam, it does the exact opposite. It brings anxiety, it brings oppression. It just doesn't seem like a very peaceful way to live. और उन्होंने इतनी बुरी तरीके से इस अफगान सेना को धोया है कि उन अफगानियों के पास पीछे हटने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा और वो तुरंत अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस चले गए। उसके बाद अफगानिस्तान का एक और लुटेरा आता है अहमद शाह अब्दाली। वो जब चौथी बार भारत आया तो उसने अपने कमांडर्स को ये ऑर्डर दिया कि मथुरा और वृंदावन के सभी मंदिरों से धन लूट लिया जाए और मंदिरों को तोड़ दिया जाए। और जब अफगान सेना मथुरा और वृंदावन पहुंची और वहां पर ये अत्याचार करना शुरू किए, कई लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया, कई मंदिरों को तोड़ा गया, कई हिंदू महिलाओं ने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए यमुना नदी में कूद कर Nah, this can't even, like, come on. This is unacceptable. Unacceptable. जान दे दी। इस अत्याचार को, इन अट्रॉसिटीज को देखकर नागा साधुस को भी बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अफगान सेना से बदला लेने का प्रण लिया। और जब अफगान सेना गोकुल से हमला करके निकली तो उनका सामना 4000 नागा साधुओं से हुआ जो वेपन्स लेकर तैयार खड़े थे उन्के लिए। अफगान सेना को लगा कि भैया इन्होंने तो कपड़े तक नहीं पहन रखे हैं, ये क्या लड़ेंगे हमसे। लेकिन see, I want to see a movie like this called The 4000, where you had the 4,000 of them fighting off. You can create a crazy Bollywood movie like that. कुछ ही घंटों के युद्ध में नागा साधु ने इस आर्मी को हरा दिया। इनफैक्ट इस जंग में अराउंड 4000 की नागा साधुस की सेना 10,000 प्लस अफगान सोल्जर्स पर अकेले भारी पड़ गई थी। उनके लीडर सरदार खान को समझ आ गया कि अब अंडरग्राउंड होने का समय आ चुका है, जिसके कारण अफगान सेना को अपनी पूरी आर्मी के साथ रिट्रीट करना पड़ा। और देखिए कि जिस समय पर भारत में मराठा एम्पायर का राइज हुआ, जब मराठा एम्पायर एक्सपैंड कर रहा था और इस्लामिक इन्वेडर्स को धीरे धीरे बाहर निकाल रहा था और हिंदवी स्वराज को स्थापित किया जा रहा था, उस समय हजारों नागा साधुओं ने वॉलंटरीली मराठा आर्मी को ज्वाइन किया था, स्पेशली तब जब वो नॉर्थ इंडिया में एक्सपैंड कर रहे थे। मराठा आर्मी में नागा साधुओं के रोल को काफी इंपॉर्टेंट माना जाता था। कई मराठा रूलर्स ने उनके साथ अलायंस बनाकर दुश्मनों के खिलाफ युद्ध लड़े हैं, जिसमें महादाजी शिंदे का भी एक नाम था, जिनकी आर्मी में कई नागा साधु रिक्रूट किए गए थे। वो मानते थे कि नागा साधु बहुत ही डिवोटेड और फियरलेस वॉरियर्स हैं। कितनी भी डिफिकल्ट जंग क्यों ना हो, नागा साधु लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और पीछे हटने तक का नाम तक नहीं लेते। इनफैक्ट So this is like the India's like Spartans, right? It really does feel like these are the Indian Spartans, where it's just like, okay, this is going to be a special group of warriors who are just the most badass of the most badass. जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आया था 1761 में, उसमें भी 5000 नागा साधुस ने मराठास के साथ मिलकर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ाई की थी। मराठा कमांडर सदाशिवराव भाऊ नागा साधुओं के फियर्स वॉरियर टैक्टिक्स से बहुत इंप्रेस भी हुए थे। Yeah. इनफैक्ट 1761 की हार के बाद मराठास ने इवेंचुअली रिकवर किया और 1803 में वापस दिल्ली को कैप्चर किया और नॉर्थ इंडिया में फिर से मराठाओं का परचम लहराया गया। इस 1803 की जीत में भी नागा साधुओं को रिक्रूट किया गया था मुगलों से लड़ने के लिए। इसी तरह से नागा साधुस के हिंदू एम्पायर्स को डिफेंड करने का और सपोर्ट करने का ना जाने कितने इंस्टेंसेस हैं, लेकिन क्या आपको एक भी इंस्टेंस ऐसा एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा? 10 साल Is it like this makes me feel like these guys, like if we were looking at One Piece, you have
you know, the Navy, and then you have the commanders and the vice commanders, and you have all of this, and then all of a sudden you go all the way up to the Gorosei, and that's a small group of elite warriors. That's kind of what I'm getting the vibe from here. हो गए बीजेपी की गवर्नमेंट को। और सिर्फ इस्लामिक इन्वेडर्स के साथ ही नहीं बल्कि यूरोपियन इन्वेडर्स के खिलाफ भी नागा साधुओं के लड़ने के इंस्टेंसेस हैं। 16th सेंचुरी में जब पोर्चुगीज कॉलोनाइजर्स ने गोवा इंक्विजिशन शुरू की थी और हिंदुओं को परसिक्यूट करना शुरू किया था, उनके मंदिरों को तोड़ना शुरू किया था, तब भी वहां पर भी माना जाता है कि सन्यासियों ने Like, what level do you have to get to even get to like one of the status? Crazy. के खिलाफ एक्टिव रेजिस्टेंस दिया था। पोर्चुगीज इतना परेशान हो गए थे इनकी रेजिस्टेंस से कि इन्होंने बाकायदा इनकी एक्टिविटी से परेशान होकर गोवा में उनकी एंट्री को रोक दिया था, ऑफिशियल एडिक्ट देकर। इन डिक्रीज में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया था कि आर्म नागा साधुस पुर्तगालियों की एजेंडा Invade, search out, capture, vanquish, and subdue all Saracens with pagans whatsoever. Oh, is this what is this from? The Pope Nicholas? के लिए एक थ्रेट है। इसके I should have guessed that with the enemies of Christ. रिस्पॉन्स में नागा साधुओं ने कई बार पोर्चुगीज फोर्सेस के साथ लड़ाई की थी, कई रेड्स किए थे पोर्चुगीज के खिलाफ। और Yeah, that's what you look at Christianity as dark history. You're like, eesh. इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से आज गोवा में सभी आनंद एंथनी नहीं हो गए हैं। पुर्तगालियों के बाद फिर जब अंग्रेज इंडिया में घुसते हैं और 18th सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रैपिडली इंडिया में एक्सपैंड करने लगती है वॉर्स और ट्रीटीज के थ्रू, तब भी वहां पर नागा साधुस ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ खड़े होते हैं। इनफैक्ट हिस्टोरिकल अकाउंट्स दिखाते हैं कि नागा साधुओं ने बैटल ऑफ बक्सर में भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई की थी। इतना ही नहीं, नागा साधुओं ने इसके बाद भी लगातार ब्रिटिश रूल को रेजिस्ट किया है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ये कंफर्म करते हैं कि नागा साधुस का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी बड़ा रोल रहा है 1857 में। Do they have a war of this of the war of 1857 with this battle with the Sadhus? Because that would be a very cool story to see. ब्रिटिश रिकॉर्ड्स खुद इस बात को दिखाते If anything, Hollywood needs to make a movie like that. That would actually be kind of lit. हैं कि जब रेबल सिपोज ने दिल्ली की सीज की थी उसमें नागा साधुस भी इन्वॉल्व थे। बदली की सराय में एक भयंकर बैटल हुआ था जहां नागा साधु फाइटर्स ने ब्रिटिश कंटिंजेंट्स पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमला किया था। स्कॉलरली रिसर्च ये दिखाता है कि नागा साधुओं ने नॉर्थ इंडिया के कई पार्ट्स में ब्रिटिशर्स के खिलाफ रेगुलर रेजिस्टेंस दिया है 18th सेंचुरी में। इनफैक्ट 1857 में नागा साधुस जो थे वो फ्रीडम फाइटर्स के लिए और रेबल सिपोइस के लिए इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे। उसके बाद आपने शायद नाम सुना होगा ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो सन्यासी आंदोलन हुआ था, उसमें नागा सन्यासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक सन्यासी मूवमेंट लॉन्च किया था। उन्होंने ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडियंस पर हेवी टैक्सेस लगाए जाने को बहुत रेजिस्ट किया था। ब्रिटिशर्स की लूट की वजह से 1770 का ग्रेट बंगाल फैमिन हुआ था जिसमें बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन मार दी गई थी। सन्यासीज ने इस इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाई और ब्रिटिशर्स को ओपनली कई फ्रंट्स पर चैलेंज किया। सन्यासी जो थे वो गुरिल्ला वॉरफेयर में बड़े एक्सपर्ट थे और अंग्रेजों पर हिट एंड रन टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके Wait, you guys did guerrilla warfare before Vietnam? Don't tell me that Vietnam learned guerrilla warfare from India. Don't you dare tell me. It always comes back to India. Holy shit. अंग्रेजों को उन्होंने बहुत परेशान कर रखा था। ये लोग पहाड़ी और जंगल इलाकों को बहुत अच्छे से जानते थे और वहां पर जाकर अक्सर छुप जाते थे जहां पर ब्रिटिश उनको ढूंढ ना पाए। और अंग्रेजी एम्पायर ब्रिटिश राज की पूरी कोशिश और पूरी ताकत के बावजूद So you've been working on setting traps and scamming out people since then? Like, that's crazy. This is a crazy revelation. ये रिबेलियन आप विश्वास नहीं करेंगे 30 साल तक चला, जो दिखाता है कि ये सन्यासी कितने रेजिलिएंट थे और कितने जिद्दी थे। और इस रिबेलियन की वजह से आगे के कई आंदोलनों को प्रेरणा भी मिली, जैसे 1799 का रिबेलियन और 1855 का संथाल रिवोल्ट। और ये मूवमेंट सिर्फ बैटलफील्ड तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये मूवमेंट इतना इंपॉर्टेंट था कि बंगाली लिटरेचर और कल्चर पर भी इसका एक बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ा है। इनफैक्ट बंकिम चंद्र चैटर्जी ने अपनी मशहूर नॉवल आनंद मठ लिखी थी, जिस नॉवल ने इसी रिवोल्ट से प्रेरणा ली थी। इसी नॉवल का गाना है वंदे मातरम, जो बाद में इंडिया का नेशनल सॉन्ग बन जाता है, जो भारत में देशभक्ति का सिंबल माना जाता है। और इनके कांस्टेंट रेजिस्टेंस के बाद फाइनली ब्रिटिशर्स को भी मजबूरन टैक्स कलेक्शन में थोड़ी गिरावट करनी पड़ी। 1947 तक कुंभ इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए एक सिग्निफिकेंट वेन्यू माना जाता था। यहाँ देश को आजाद करने की हुंकार भरी जाती थी। जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया था तब नागा साधुस ने भी उसको सपोर्ट किया था और उसमें अपना पूरा योगदान दिया था। उन्होंने हर गांव में जाकर लोगों को जागरूक किया और आंदोलन में पार्टिसिपेट करने को कहा। ये है हमारी भारत की हिस्ट्री में नागा साधुओं का एक इनवैल्यूएबल अनटोल्ड कंट्रीब्यूशन जो हमें हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स नहीं सिखाती है। नागा साधु अपनी अलग
और इंटेंस तपस्वी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके इंडिया के स्पिरिचुअल हेरिटेज से एक लिविंग लिंक की तरह है। आज के टाइम में कुछ नागा साधु लीडर्स भी अपनी स्पिरिचुअल अथॉरिटी को एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे गंगा की पोल्यूशन के बारे में आवाज उठाकर। आजकल कई अखाड़ों में फीमेल नागा साधुस का भी इमर्जेंस होने लग गया है, तो औरतें भी स्पिरिचुअल मूवमेंट की लीडरशिप ले रही हैं। आज भी हर कुंभ मेले में ये इकट्ठा होकर ये मैसेज देते हैं कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नागा साधु आज भी सनातन के लिए खड़े हैं। नागा साधु जो हैं वो भारत के लोगों को दो इंपॉर्टेंट लेसन्स देते हैं, और मैं चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो से कुछ लेसन लेकर जाएं तो ये दो लेसन हैं। पहला कि देखिए, भारत में ऐसे कुछ लोग हैं जो बड़ा क्लेम करते रहते हैं ना कि 80 ने हिंदुओं ने बचाया सी, लेकिन ये जो नागा साधु है ना, वो ऐसे इनसिक्योर और सुप्रेमेसिस्ट सोच को पूरी तरह से एक्सपोज कर देते हैं। ये नागा साधु प्रूव है कि इंडियन सिविलाइजेशन को प्रिजर्व करना किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की जिम्मेदारी नहीं थी। किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने भारत पर एहसान नहीं किया है। भारत के हर कोने ने अपना खून दिया है अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को प्रोटेक्ट करने के लिए। चाहे That's very fair. ईस्ट में अहोम हो, साउथ में विजयनगर एम्पायर हो, वोडेयार्स हो, वेस्ट में मराठा हो, राजपूत हो, नॉर्थ में जाट हो, सिख हो, गोरखा हो, डोगरा हो, गढ़वाली। I got these two lessons. Look, there are some people in India who keep making big claims that the 80s were saved by Hindus, but these sadhus completely expose such insecure and supremacist thinking. These Naga sadhus prove that the preserving Indian civilizations were not responsibility of any one particular community, but of any one particular community. The community was not done in favor of India. Every corner of India has given its blood to protect its culture and heritage, whether it's from the Ahom to the east, to the Empire of the South, to the Voda or the Mathura to the west, to the Rajput. We know about the Rajput, the warrior clan, hell yeah. But it'd be the Jats, the Norse, the Sikhs, the Gonks. इन सब लोगों ने अपने देश के लिए खून बहाया है, अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। किसी एक कम्युनिटी का एहसान नहीं है इस देश पर। दूसरी बात यह है कि हर भारतीय को अपना और अपने देश का बचाव करना आना चाहिए, क्योंकि भारत की रक्षा सभी भारतीयों की जिम्मेदारी है। ये विजन देखिए आदि शंकराचार्य का था, और यही विजन कई सेंचुरीज के बाद वीर सावरकर का भी था, जब उन्होंने भारत की आजादी के समय पर हिंदूज को ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करने के लिए इनकरेज किया था। दोनों का मानना था कि हिंदुओं को लड़ना सीखना चाहिए, लड़ना आना चाहिए। उन दोनों का मानना था कि अगर आप Learn how to fight. Yeah. No, I think through the aspect of fight and through physical labor, you find something about yourself, something peaceful, something that you could deploy empathy. I feel like as a human, there's a certain amount of movement each and every day that you have to do, and learning how to fight is some good exercise. But ultimately, I think fighting and learning how to fight at least paves the way, or at least competing. It doesn't have to be fight. You can play sports and it quote unquote be sense of fighting. But what was I about to say? I can't remember. Fuck. अपने देश की रक्षा करनी है, अगर अपनी कल्चर की रक्षा करनी है, तो अपने आप को डिफेंड करने की शक्ति भी होनी चाहिए। एक बहुत ही अमेजिंग सीन है गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज का, जो इस थॉट को इलस्ट्रेट करता है। Knowledge is power. Seize him. Cut his throat. Stop. Oh, wait. I've changed my mind. Let him go. Jesus. Power is power. Got him. अब देखिए, वो evil भरे हो, but she's also right. The world will only respect you if you are strong. आप सोच Yeah, you can have all the knowledge in the world, but if you don't have the resources, or the power, or the instinct to act on it, it's useless. कि भाई बहुत It's लोग just हैं anxiety at that दुनिया point. में रशियंस को कोई पसंद नहीं करता कुछ खास, लेकिन रशियन से कोई भी पंगा नहीं लेता, चाहे ऑनलाइन या असली दुनिया में। क्यों है ऐसा? Champion Alexander Karelin. What this guy has done, this is unbelievable. I think he went through 6 years without having a point scored on him. I mean, just think about that. Jesus He didn't Christ. just dominate the world of Greco-Roman wrestling for 13 years. He terrified the world of Greco-Roman wrestling for 13 years. क्योंकि देखिए रशियन Damn. का एक डीप और लेजेंडरी स्टेटस है मार्शल आर्ट्स में, चाहे Not just in wrestling, but now in fighting, within boxing, within UFC. Also, Olympic weightlifters are no joke. Like Olympic athletes, Olympic CrossFitters.
that are, excuse me, these Russian CrossFitters, they're just no joke. sambo हो, wrestling हो, MMA हो, boxing हो, सब में वो सालों से dominate There's something about the Russian culture that I respect very much so, where they just, when it's time to work and it's time to get down and grit, as a culture, it seems like that's just a genetic thing that they all have. It's just they are all hard-working, persevering people. करते हुए आए हैं। मार्शल आर्ट्स में उनका एक डर है और इस डर की वजह से उनको दुनिया एक रिस्पेक्ट देती है। आजकल आपने Absolutely. देखा होगा ऑनलाइन पिछले कुछ सालों से इंडियंस के खिलाफ कितना रेसिज्म बढ़ रहा है। इंडियंस को वीक माना जाता है, फिजिकली इंफीरियर दिखाया जाता है सोशल मीडिया पर। ये एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है इंडियंस के बारे में। उसको टैकल करने का एक सॉलिड तरीका है कि आप Also, yes, can handle their vodka. सबको एक मार्शल आर्ट सीखना चाहिए। मेरी हम्बल Nice. Look at you. Look at you, Sham. Okay. Okay, look at them shoulders. That little bicep right over here. Nice. मेरी हम्बल ओपिनियन में इंडियंस को रशियन से सबक सीखना चाहिए। मार्शल आर्ट सिर्फ एक स्पोर्ट ही नहीं है बल्कि ये दो काम करेगा। पहला, दुनिया में आपके लिए एक सॉलिड रेपुटेशन बनाएगा। लोग जानेंगे कि अब इंडियंस को लाइटली नहीं लिया जा सकता रशियंस की तरह ही। कोई I honestly kind of agree with him on this. I'm going to say something wild here in a second. पंगा नहीं लेगा क्योंकि लोग जानते हैं कि आपको लड़ना आता है। आप अपनी और अपने घर वालों की रक्षा कर सकते हैं। हर इंसान को कम से कम इतने स्किल होने चाहिए कि अगर जरूरत पड़े तो आपके पास वो टूल्स हो, वो स्किल्स हो कि आप अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकें। अब इसका And this is honestly going to be a really good point of what I want to say, is that I definitely think that as India, the culture needs to think a little bit more about building mass and having a little bit more, I don't want to say masculine, but having the stereotype of the American masculine frame, developing more chest, developing more pecs, because there is definitely this online view that Indians are just these, skinny guys who are kind of nerdy, good at IT and good at scamming people. Not that they're good at sports, that they're these crazy warriors. And even if you look at like Virat Kohli, who's somebody who's in great shape, he's not built like Tiger Woods. He's not built like LeBron James. He's not built like some of these other athletes. MS Dhoni's the same way. I would like to see if you guys can let me know some of these crazy Indian athletes or maybe even bodybuilders. Prove me wrong. I would love to be wrong, but it definitely seems like even in Bollywood movies, SRK, these guys are in shape, but none of them are jacked. It's because of nutrition level? Because they're vegetarian? और अपने परिवार की रक्षा कर सकें। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा आप अपने परिवार की रक्षा कर पाएंगे just because you learn a martial art, लेकिन it gives you a better chance than normal। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको एक मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, चाहे कोई भी मार्शल आर्ट हो। I also think the idea of martial arts here is like, yes, you can defend yourself, but through this passive aggression there you find like an inner peace of yourself. And some of the most deadly people in the world are the nicest people with the biggest smiles on their faces. It's like being able to defend yourself, being strong. Like being strong is never a weakness, right? And the idea of being able to defend yourself just gives yourself confidence within yourself. जो भी आपके इंटरेस्ट का हो, अपने शेड्यूल के मुताबिक जब भी टाइम मिले बस सीखना शुरू करें। हमारे एसेटिक्स जो हैं, हमारे तपस्वी जो हैं, हमारे साधु जो हैं, जब जरूरत पड़ी थी भारत को डिफेंड करने के लिए खड़े हुए थे। उनसे हमें सबक लेना चाहिए। उनकी हिस्ट्री ऑफ वैलर से एक सबक लेना चाहिए कि एज अ नेशन, एज अ पीपल, वी मस्ट ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि हम एक ऐसा कल्चर है, हम एक ऐसा देश है Yeah, कि that's हमारे very कई fair. दुश्मन हैं। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे वेस्टर्न लोग हो, ये सब हमें एक इन्फिडेल की तरह देखते हैं। इन सब के लिए हम एक आईसोर है। We are the pagan civilization that survived. इनकी 1000 सालों की ताबड़तोड़ कोशिश के बावजूद हम आज तक खड़े हैं और आगे भी खड़े रहें। इसके लिए हमें अपने आप को भी इकोनॉमिकली ही नहीं बट फिजिकली भी ताकतवर बनाना जरूरी है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से नागा साधुओं ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है पिछले सेंचुरीज में भारत के लिए, उससे आप क्या लेसन्स लेते हैं? जो लेसन्स मैंने दिए हैं, क्या आप उससे एग्री करते हैं? आपका फेवरेट मार्शल आर्ट क्या? I do pick up what you're putting down, and I'm not saying that vegetarians mean that you're not bulky, but it does make it incredibly harder to get the amount of carbohydrates, the amount of protein in a day that you need in order to grow mass. And I don't know what like Indian fitness regimens look like. I don't know if it's the same globally. I know over like in Asia, it's way more prominent to be like a weightlifter or sports-based like athletics than just traditional bodybuilding. I don't know what like how big quote unquote bodybuilding is in India, or that style of training, or even just training like a CrossFitter is. But I definitely think that no matter what society, I don't want to say Indian, in America we need this. So I'm going to speak as American because we can all know we are fat as hell over here. So I'm just going to speak for America.
I think there's a shift coming in with RFK, with Tulsi, Vivek Ramaswamy, with JD, where it's like you don't have. We're not asking anybody to be the fastest person out of the track, the one who is the most accurate out in the range, the one who is the most competitive out in the field. We're just asking you to run out on the track, to get out into the range, to understand how to defend yourself, how to defend your family. Like if a situation goes down, know how to react, right? And if you could do that, and that your whole community does that, that you get like a whole elevated level of safetyness, because the tides rise, all the ship rides with it, and ideally you want that rising ship to be your community. We eat lots of nuts and paneer jaggery for fruits and nutrition. I understand that, but that's just truthfully, that I just see fats and sugar. I don't see a lot of protein. Do nuts have protein? Yes, but is it the same protein that you're getting from chicken breast, from egg? If you're picking up what I'm putting down, then please like the video, subscribe, and if you really like it, then share it with some of your friends. My goal here is to spread a positive message while sprinkling my 2 cents on big topics like American, Indian, and world geopolitics, and even small stuff like Twitch drama and online debacles. And if you want to see it live, come join me over on Twitch, twitch.tv/ActuallyElrod. That's where I'm going to do all my reactions, and after the reactions, that's where we get down a game. And if you're like, hey, I have a video that I want this dude to sprinkle his 2 cents on, then come over on my Discord and let me know and join the community there. And while we're at it, I have to say thank you to everybody who has made that Discord just so poppin'. I never thought I'd have a Discord that's so flowing. It's really cool to see. Shout out to you, Bobby, Omni, Demon, all of you who have been in there who are just super active. Logie, you're the man. Logie is the one who's like modding and helping run the server, so thank you, Logie. Lastly, I challenge you. I have a challenge for you. Make somebody laugh today. We all know there's enough hate and vitriol in the world. If energy is contagious like the flu, then let's spread and get everyone contagious with our positive energy, right? Not negative energy, because there's so much of that. And if we could just be a small little change in someone's day, then you never know. Maybe that's the thing that starts shifting this world to a happier, healthier, just better place. And with all of that said and done, thank you guys, and I'll see you on the next one.